पहले क्या पढ़े हैं? इससे पहले चैप्टर क्या था? कार्य था, और एक था मोशन इन ए प्लेन था। तो उसमें क्या पढ़ रहे थे? मोशन पढ़ रहे थे। फिर से मोशन पढ़ेंगे, सब चीज फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उस टाइम जब पढ़ रहे थे सिर्फ एक कण के लिए था। एक कण कहीं घूम रहा है, उड़ रहा है, उसका निकालेंगे। कोई पत्थर फेंक दिए तो कैसे गिरेगा, कितना स्पीड से गिरेगा, ऊपर छोड़े बस तो कितना स्पीड से गिरेगा। लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वो एक कण नहीं होगा। अब सोच के देखो, मोशन इन ए प्लेन आसान था पढ़ना, अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कणों के निकाय तथा घूर्णीय गति, ये आसान होगा। ये आसान होगा? कैसे ये आसान होगा? मान लो ये पंखा घूमेगा, ठीक है, तो पंखा का एक स्पीड क्या है? सीधा नाचेगा। और इसे एक स्पीड क्या है? इधर उधर क्या इसे करेगा। इसमें कौन गति हो रहा है? अरे पंखा घूमेगा, इस सिस्टम क्या है कि उधर आता है, ऐसे आता है ना, पंखा वो घूमेगा। मान लो गाड़ी चक्का है, गाड़ी क्या है? पहिया है, और पहिया में एक मार्क कर दिए हम, ठीक है, अब गाड़ी चलने लगा, उसमें कौन गति हो रहा है? जो मार्क करेंगे चक्का में। अरे मान लो गाड़ी का पहिया है, ठीक है, यहाँ हम मार्क कर दिए, एक चिन्ह लगा दिए, इस तरह चलिए नहीं रहा है, ये चिन्ह है। अब ये गाड़ी का पहिया है, अब मान लो ये चलेगा तो क्या होगा? इसमें ये घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसमें कौन गति हो रहा है? कौन गति इसमें हो रहा है? दो, एक घूम भी रहा है, एक आगे ही बढ़ रहा है। अब इसका बोलेंगे निकालो कोणीय वेग, लो चाल निकालो, इसका कितना स्पीड चल रहा है, वेग निकालो। एक तो घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ये पढ़ना आसान होगा कि पहले वाला? पहले क्या निकाले थे? पूरा वस्तु जा रहा है, इसे लो निकालो आराम से। पहले वाला आसान था, अब वाला क्या है? हार्ड है, थोड़ा हार्ड है, नहीं। देखो तो हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र देखेंगे, ठीक है, उससे पढ़ेंगे। इसे कोई पॉसिबल नहीं है पढ़ना, इसे नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। तो हम लोग हाँ इसे समझेंगे, लेकिन इसे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास से। चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 6 है, नया बुक का है। अगर पुराना वाला बुक होगा तो अध्याय कितना होगा? 7, मतलब 7, चैप्टर 7वां है, लेक्चर 1 है, अध्याय 6 है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? कणों के निकाय। दो चीज है, तथा घूर्णी गति, गाड़ी का पहिया घूमता है उसका गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कणों के निकाय, कणों के निकाय मतलब, निकाय मतलब कण, मतलब कण एक है, कण मतलब कण, और कणों के निकाय मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक कण होगा उसको बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय। हाँ, मतलब अधिक रहेगा तब, एक कण से अधिक रहेगा तो। देखो पहला चैप्टर क्या है? कण, पार्टिकल, क्या क्या है, किसे बोलेंगे? देखो समझो, देखो ये देख ले, बोलना है। ये मान लेते हैं हमें क्या है? कण है। क्या मान लिया? कण, कॉलम है लेकिन क्या माने है? कण है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या है? ये कौन है, क्योंकि अपना लंबाई की तुलना में कितना लंबाई इधर गया? बेशक गया ना। इसका लंबाई कितना है? इतनी मान है कि नहीं? अब ये यहाँ चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, अपना लंबाई की तुलना में बेसी दूरी तय किया, तो बेसी दूरी अगर तय किया जहाँ कोई भी पार्टिकल हो, अगर अपना लंबाई की तुलना में अधिक दूरी तय करता है तो क्या कहलाता है? वो कण। अगर यही चीज ऐसे था और ऐसे हो गया तो ये कण नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा फिर? कणों का निकाय, कणों का निकाय कहलाएगा फिर, क्योंकि अपना तुलना में क्या ज्यादा दूरी तय कर भी नहीं किया, नहीं किया, तो इसे हम मान लेंगे, इसे नाप सकेंगे हम लोग। अगर मान लो, समझो, यहाँ समझो, देखो ये एक है, हम चाहते हैं ये नापने वाली चीज़ है, हमसे इसे नापना है और इसका लंबाई नापना है, नापाएगा कभी? कैसे नापाएंगे?
हाँ, लेकिन इसका लंबाई अगर इससे नापना होगा तो आराम से ना पाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया ये चीज़, तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये कौन कहलाएगा, क्योंकि इससे हम नाप सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। और यही चीज़ अगर बोला जाए कि ये इसके तुलना में क्या ये होगा, कौन नहीं कहलाएगा, ये निकाय कहलाएगा फिर, ठीक है। जब ऐसा जाता है ना, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास समझाएंगे फिर। तो देखो जब मान लो इसमें क्या लिखा है, जब कोई वस्तु अपना आकार के तुलना में, अपना मतलब जो भी साइज उसका है, लंबाई है, उसका तुलना में उससे अधिक दूरी तय करता है, उसे अधिक दूरी तय करता है, तो क्या कहते हैं, उसे कण कहा जाता है। अगर अधिक नहीं करेगा तो नहीं कहलाएगा। अब ये पेन है, सिर्फ ऐसे पलट गया तो नहीं कहलाएगा ये कण, ये निकाय कहलाएगा। तुम सोचो, देखो ये मोशन किया क्या, नहीं ये भी क्या होगा, मोशन गति, ये भी क्या होगा, लेकिन इसका जड़ जो है क्या मोशन किया, ऐसे किया तो नहीं किया, सब इसका कौन नहीं किया है मोशन, ठीक है, इसलिए नहीं कहलाएगा। देखो जब फुटबॉल है ना, अब पूरा फील्ड है, उसके तुलना में फुटबॉल क्या है, एक कण है, क्या है, एक कण है। मतलब बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें फुटबॉल कितनी दिखेगा, इतनी को, तो मतलब बड़ा क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है। जैसे पृथ्वी की तुलना में हम लोग क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी तुलना में कौन नहीं होंगे, हम लोग पलटेंगे तो वहाँ तो चल जाएंगे, नहीं तो ऐसे तुलना नहीं, पृथ्वी की तुलना में कहलाएंगे कौन, तो वही बात है। फुटबॉल कहलाएगा क्या चीज़, कौन कहलाएगा। कौन क्या होता है, जब कोई वस्तु अपना आकार के तुलना में अधिक दूरी तय करता है तो उस वस्तु क्या बोलेंगे, कण बोलेंगे, उस वस्तु क्या बोलेंगे, कण। कौन होता है बहुत छोटा, तुलना से होता है, वहाँ फिजिक्स क्या पढ़ेंगे, तुलना से। फुटबॉल कण थोड़े कहलाएगा, अगर प्ले ग्राउंड है तो कण कहला रहा है, उसको लगा हाथ पर रख देंगे तो कण कहलाएगा, हाथ से बड़ा तो फुटबॉल है, तो यहाँ के लिए कण नहीं कहलाएगा, लेकिन प्ले ग्राउंड के लिए, फील्ड के लिए कण कहलाएगा। तो तुलना समझ करेंगे, ठीक है। ओए कौन का परिभाषा बोलो, हाँ सब बोल देगा, मुन्ना बोलो, किसको कौन किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपना आकार की तुलना में अधिक दूरी तय करता है तो उसे कौन कहा जाता है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड के तुलना, हाँ तुलना में होता है यहाँ पे, ठीक है। कौन कुछ भी होता है, बोले चलो कैसे बोल रहा है, पहले जो रात किया था ना तो सब भूल गए ना, खाली हो गए। देखो इसका स्पेलिंग देख लो, ये होगा, यहाँ पे ई होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, और इसमें ये होगा, इसमें बस ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा, मैं तो सादा कर दिए, हाँ पता नहीं चलेगा क्या होगा, पार्टिकल, ठीक है। अब देखो अच्छा बताओ क्या होगा इसका परिभाषा, देखो जो कण है ना, अभी कण क्या था, फुटबॉल था अकेला, लेकिन 4 गो फुटबॉल उसके पास लगा दे, एक ये फुटबॉल, एक ये फुटबॉल, एक ये फुटबॉल, एक ये फुटबॉल, ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब निकाय हो गया। क्या हो गया, ये निकाय हो गया, मतलब एक से अधिक हो, देखो एक से अधिक बोलो या दो से अधिक बोलो, बात है कि एक से अधिक आ गया, ये तो 4 पीस हो गया, ये 2 पीस भी रहेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, फिर क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब कि कणों का निकाय बन जाएगा, निकाय बन जाएगा, कौन नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी एक से अधिक कोई कण मिल जाए आपस में, उसको क्या बोलेंगे, निकाय, क्या बोलेंगे, निकाय, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, बता क्वेश्चन क्या, देखो कणों का निकाय, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर
ये चीज का ऑफ मास। हाँ, क्या ये सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या है? तो ये पूरा बांस दिख रहा है ना, क्या है? बांस है ना, नकरोली पे टिका है, ठीक है। इसको खरीदेगा ना तो हाथ पे टिकेगा, ऐसे रहेगा हाथे पे। क्यों? उनका सेंटर ऑफ मास क्या है? मुंह में है। तो पखना कहीं फैला है उसका मतलब नहीं है, पखना उसका आगे तक आया है, ठीक है। अच्छा, इस सेंटर ऑफ मास क्या है पता है? नहीं पता है? बताते हैं। कोई भी चीज का बीच ऐसा सरल बोला जाता है सेंटर ऑफ मास को। किस जगह पे, ओए देखो, किस जगह पे ये मार्कर रुका हुआ है? बीच बीच एकदम बीच भाग पे। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। अगर हम बात करें इसका हाँ एकदम एग्जैक्ट बोला। तो गिर जाएगा वो, ऐसा रख देते हैं, बैलेंस कर देखें, हिला ला के नहीं गिर रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास है। अब बता, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसको क्या बोलेंगे? किसको? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। यही सेंटर ऑफ मास है। इसका परिभाषा कैसा होगा? वैसा केंद्र, क्या बोलेंगे? केंद्र न है, या वैसा भाग, कोई वस्तु का वैसा भाग जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान, हम क्या मान रहे? कि न है, तब रुक गया। वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? माना जा सकता है। सेंटर ऑफ मास ये नहीं हो गया, हम लोग मान रहे हैं, बैलेंस है कि ये पूरा भाग का है। यहाँ केंद्र नहीं, यहाँ मास नहीं है इसका, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हम लोग कहाँ मान रहे हैं? जहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे इसका भार केंद्रित हो जा रहा है, यहाँ मान रहे हैं। तो जहाँ संपूर्ण द्रव्यमान हम मान सकते हैं कि क्या है? केंद्रित है, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। अच्छा मान लो इसका तो हम बता दिए, ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करके लाओ, ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ मास पे आएगा। देखो आ गया सेंटर ऑफ मास। जो भी एक समान का वस्तु है, एक समरूप वाला वस्तु है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एकदम बीच में होता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम, हाँ लो, अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास किधर साइड आ जाएगा? अभी जिधर साइड ओजन भार अधिक है, उधर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। देखो पहले कहाँ था? बीच में था, देखना आप कहाँ मिलेगा सेंटर ऑफ मास। देखो कहाँ आ गया? आ गया ना, बदल गया। तो सेंटर ऑफ मास जहाँ ओजन बीच रहता है वहाँ चला जाए, ठीक है, उधर साइड। लेकिन एक समान तो एकदम बीच में होगा, तो अभी ऐसे कोई निकालेगा ना, ऐसे करके निकालेंगे ना, सीधा सेंटर ऑफ मास पे आएगा। देखना हाथ वहीं पे आकर रुकेगा, बताएंगे वीडियो क्या है, ऐसे होता है, देखना वहीं पे आएगा एग्जैक्ट ऑटोमेटिक। हम कुछ नहीं कर, तुम लोग खुद से कर सकता है, तुम लोग घरों में कर सकता है। देखो ऐसा तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आया अपने ऑटोमेटिक, हम खुद से कर नहीं रहे हैं, तुम खुद से करेगा तो हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। देखो होता क्या है, अब मान लो सर ओजन बेसी है, तो इधर ओजन बेसी तो घर्षण अधिक लगेगा ना, तो घर्षण अधिक बॉडी में नहीं करेगा जब तक बराबर घर्षण ना लगे। इसलिए अभी यही आएगा, जब इधर आ जाएगा तो ओजन क्या होगा? मर जाएगा, फिर हल्का हो जाएगा, हल्का, बस ये अपना ऑटोमेटिक आएगा, फिर आएगा ऑटोमेटिक सेंटर पे आता है। ज़्यादा ओजन होगा तो घर्षण अधिक होगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं हाथ, ठीक है। अब रे तुम आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे अब मान लो ये एक समान का वस्तु नहीं है, इसका बीच में नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, कहीं और होगा, कहीं और होगा। हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास इसका? कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ इसका मास निकाल देंगे, तुरंत निकल जाएगा। ऐसे पकड़ो, हमारे कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा? ऑटोमेटिक। देखो एक ले लीजिए यहाँ पे, कहाँ से आके, अब देख लो कहाँ जा रहा है ये लाइन, जा रहा है इसे ना, इस लाइन को ये कर लो,
कलम है, कलम है, ला तो कलम, फिर से फिर करो, तो फिर ये सिस्टम में फेल हो जाएगा। ठीक है, दाओ इसका सेंटर ऑफ मास आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। ये भी नहीं दिख रहा है। नहीं यार, चल जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ अब कोई एक और बिंदु लो, मान लो ये बिंदु ले लिया हम, कोई और बिंदु अपना मसला रहता है, यहाँ मत यहाँ, अब एक बिंदु लिए, अब इसा ये करो, फ्री करो इसको, कहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, पकड़ो, ये लाइन मिला दो आपस में, ठीक है, दो बिंदु कहीं भी लो, आपस में फ्री करके लाइन मिला दो। अब जो लाइन कट कर रहा है, कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे तो जो लाइन आपस में मिल रहा है ना, वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। देखना अभी ये पकड़ो, हाँ जा। अब यहाँ पे क्या है, कट किया है, अब यहाँ पे हम उंगली रखेंगे, हाँ हल्का सा इधर हो जाएगा, हल्का जाएगा, हल्का सा, तब क्यों जाएगा, हल्का सा क्यों जाएगा इधर, ये दो कांटी है, ठीक है, इसका वजन तो बेसी होगा इधर, तो हल्का सा जाएगा, इधर से जाएगा, हल्का सा आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट यही सेंटर ऑफ मास है। देखना हो जाएगा, हो जाएगा, हो रहा है? अब देखना जहाँ पे हाथ होगा, देखो हाथ कहाँ है, देख लो, है सेंटर, जहाँ कटा है लाइन, जहाँ दोनों लाइन कटा है वहीं पे हाथ है, एग्जैक्ट आया वहीं पे, हल्का से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांटी है, ये कांटी नहीं रहता ना, एग्जैक्ट उसी बिंदु पे लाई करेगा। अब उस बिंदु पे हम ये कील रख देंगे ना, ऐसे करेंगे ना, तो वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहीं पे खड़ा होगा वस्तु, तो ये कांटी निकालना पड़ेगा, इसे है ना, ये खुद उधर सब मैनेज करना होगा, तब होगा। सोच रहा है ये इसका जो मुंह है वहाँ पर कैसे खड़ा है, इसे बनाया गया है निकाल के, साइंस का प्रयोग करके, तब ये ऐसे है। अब ये जादू लगेगा देखने में कि कैसे कोई ये बना हुआ लकड़ी का ऐसे हाथ पर रह जाएगा, लेकिन रहेगा, ये पॉसिबल है, यही पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे निकाल के हम इसको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एकदम दो बिंदु कोई लो अपने मन से, ठीक है, कोई दो बिंदु अपने मन से, यहाँ ले लो और उसको फ्री करके देख लो कहाँ आ रहा है, लाइन खींच दो, और फिर और एक कहीं और ले लो, यहाँ बगले में लो या फिर इधर कहीं ले लो, फिर फ्री करो, दोनों का लाइन मिलाओ, और जहाँ पर लाइन कटे, ग्राफ कटता है ना, जहाँ पे क्रॉस लाइन होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। हाँ बस क्या होना चाहिए, कहीं कील तिल नहीं होना चाहिए, बस आराम से निकल जाएगा। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कैसे का प्रोफेसर क्या लिखेंगे, ये हटा देते हैं और तुम लोग चीटिंग कर लेगा। चलो बताओ सेंटर ऑफ मास का परिभाषा हम बोल रहे हैं एक दो बार, उसमें फिर बोल पाएंगे। देखो सेंटर ऑफ मास क्या, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, हम लोग मानते हैं, क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं वस्तु का वह केंद्र, क्या बोलेंगे, वस्तु का वह केंद्र जहां पर उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है, यहाँ माना जा सकता है, एग्जैक्ट होता नहीं है, मानते हैं हम लोग, ठीक है। वस्तु का वह केंद्र जहां पर वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। अगर कोई वस्तु ये है, मतलब कि मान लो नोट करके लिखना, अगर कोई वस्तु समरूप है, मतलब एक जैसा है, एक आकार का है, क्या है, चारों बगल सेम है, कोई मोटा पतला नहीं है, उसका केंद्र कहाँ होगा, द्रव्यमान केंद्र एग्जैक्ट उसका केंद्र पे होगा, क्या होगा, केंद्र पे होगा। इसको प्रूफ कर रहा है फॉर्मूला। चलो मान लो कि हम लोग क्या सीख गए थे कि कोई भी जई लो, एरिया लो, धागा में का कुछ बांध दो, लटकाओ, ऐसे चीना मारो, जहाँ कटेगा वहाँ से क्या होगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं कहीं एक बगल से ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, मन जानेंगे क्या द्रव्यमान केंद्र ये है, ठीक है। लेकिन ऐसे दिखेगा वस्तु तब द्रव्यमान केंद्र निकालेगा, अब तुमको सवाल देगा तो कैसे बनाएगा, वहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। सवाल कैसे सोल्व करेंगे उसको देखो, मान लो ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, ठीक है, ठीक।
अब इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर, सबका सेंटर होता है ना। सेंटर देखो, मान लो ये ग्राफ है माने, तो यहाँ होगा मूल बिंदु, होगा कि नहीं? 0,0। ये है y, ये है x। अब दोनों जो पिंड है, दोनों कण है, दोनों जो वस्तु है, यहाँ से कुछ दूरी होगा इसका और यहाँ से इसका दूरी होगा कुछ, होगा कि नहीं? दूरी को बोलेंगे r, दूरी क्या बोलेंगे? r, ठीक है। यानी मूल बिंदु से वस्तु का दूरी बोलो, या फिर तुम इसको बोल सकता है वेक्टर सदिश, ठीक है। तो इसका जो दूरी होगा, देखो m1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? r1, यहाँ m2 है तो क्या लिखेंगे? r2, ठीक है। और द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ सर। ये आपस में अगर मिला दे, ठीक है, एक बिंदु ये भी आएगा यहाँ कुछ, सेंटर है इसका। स्टेशन से आ रहा है, ठीक है, वर्क दे दिए, ठीक। देखो, अगर देखा जाए तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होना चाहिए? बीच में, ठीक है, बीच में जाइए। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये है r1 m1, ये फॉर्मूला हो जाएगा r1 m1 प्लस ये इसका कितना द्रव्यमान है और कितना दूर है, क्योंकि दूरी पर डिपेंड करता है ना, वजन पे भी और दूरी पे भी। तो कितना द्रव्यमान है और कितना दूरी पे ये है, ये होगा, प्लस ये r2 और m2 ये है, और डिवाइड में क्या आएगा? दोनों का द्रव्यमान m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। क्लास 10 में विभाजन सूत्र पढ़ा था, बस वही है, याद आया कुछ? विभाजन सूत्र वही है। ये इसको हम बोलते हैं x बोलते थे, इसको x1 y x2, वही है, r हो गया है, बस कुछ नहीं बदला है। नीचे आता है, नीचे जो अनुपात होता है वो नीचे आ जाता है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो इसका फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? यहाँ से द्रव्यमान केंद्र का ये तो हो गया। मान लो दो वस्तु के लिए ये फॉर्मूला है। अगर वस्तु अधिक हो, वस्तु अधिक हो, फॉर्मूला में कुछ है नहीं, ऊपर में इसको आए लिखो, पीछे लेके चलेगा। m1 r1, देखो 1 के साथ 1 1, 2 के साथ 2 2, और डिवाइड में सिर्फ मास होगा, दोनों का मास, दो वस्तु है। तो मान लो n वस्तु है, n वस्तु है, मतलब पता नहीं है कितना वस्तु है, अनगिनती है, तो क्या होगा फॉर्मूला उसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिर r1 m1 प्लस r2 m2 प्लस डॉट 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 क्या होगा? rn और mn होगी, लास्ट पद जहाँ तक हो, 10 तक 20 तक, डिवाइड में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। 10 अगर वस्तु है ना तो 10 तक चल जाएगा, ठीक है। काम का चीज़ यही वाला फॉर्मूला है, यही से बता दिए। मान लो कभी कभी अधिक ये पूछ देता है सर जी, और कौन? बोले बोले, मूल बिंदु से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी है ये, दूरी है। कौन? n कहाँ है? मान लीजिए 10 को वस्तु है, तो r1 m1 r2 m2 का 10 आ जाएगा कि नहीं? 2 को वस्तु है तो 2 को आया। अब मान लीजिए 3 को वस्तु रहा था, तो क्या लिखते हैं इसको? इसको मान लीजिए कि 3 वस्तु है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
R1 M1 प्लस R2 M2 प्लस R3 M3, 3 वस्तु के लिए डिवाइड में M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मान लीजिए n वस्तु है तो n तक जाएगा ना, n मतलब अनगिनती वस्तु है, तो 3 रहेगा 3 ऐसे लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 ऐसे लिखेंगे, तो 4 रहेगा तो ऐसे, अनंत रहेगा तो ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर ऐसे कर लो। सवाल देखो, वो इधर बनाया सेंटर ऑफ मास निकालना है, पता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझा है? JEE समझता है, हाँ सर, उसका क्वेश्चन है। हाँ सर, सर वो उसका थोड़ा तैयारी कर, मतलब उतना हाई लेवल क्वेश्चन है। सवाल में क्या बता रहा है? 2 बॉडीज है, मतलब 2 वस्तु है। क्या है? 2 वस्तु। आसान सवाल है, बन जाएगा आराम से। जिसका द्रव्यमान, मान लो दो वस्तु है, ठीक है, एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ है और एक मान लो यहाँ पे, 3 kg का छोटा, कोई बात नहीं, एक 1 kg है, एक 3 kg है, इसको 1 kg मान लो, इसको 3 kg मान ली। हैव पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन में समझना है ना, आर का मान, आर का मान पहला 1 किलो के लिए कौन है? ये वाला है, कितना है? आई है, फिर 2J है, फिर K है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, वही आर है। आगे देखो, इसके लिए दिया है ये चीज, -3i - 2J प्लस K, ठीक है, ये दिया है आर का मान। इसको बोला जाता है R1 और ये R2, ये वेक्टर में है, आई जे कहते क्या है? वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब द्रव्यमान केंद्र निकालना है, ठीक है। उसके बाद उस सेंटर ऑफ मास का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको क्या करना है, उसी से सिमिलर, क्या बोलता है, दिस मास ऑफ सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम जो उसका मतलब मान लो सेंटर ऑफ मास आया तो क्या चीज़ में आएगा? वेक्टर में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? वेक्टर में आएगा। तो मिलाना है कि उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो मान सेंटर ऑफ मास आया उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस चारों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो मैच कर गया तो वही ये करना है। वेक्टर के रूप में मैच नहीं करेगा ये, इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड के बाद क्या, परिमाण, इसमें से किस चारों का परिमाण अलग अलग आएगा, है कि नहीं? इसका चारों का परिमाण अलग अलग आएगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के उसका परिमाण निकालेंगे, और जिसका इसका मतलब किसी का 2 परिमाण है, किसी के 3, किसी के 5, अब इसका जिसके मैच करेगा परिमाण निकालेंगे, इसका भी परिमाण, और जिससे मैच करेगा वो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कुछ है नहीं। क्या होता सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? सेंटर ऑफ मास, R1, देखो यहाँ से समझ लो, R1 M1 प्लस R2 M2, 2 ही वस्तु है ना, डिवाइड में M1 प्लस M2, ठीक है। सीख ले। R का मान क्या दिया है?
R1 के लिए I प्लस 2J प्लस K। M1 कितना है 1 kg, तो 1 से गुना करेंगे क्या रहेगा, ये रह जाएगा। कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, हटाओ इसको। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस R2 का मान माइनस के 3I माइनस के 2J प्लस के और M का मान कितना है 3, तो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 है यहाँ पे। डिवाइड में क्या होगा, M1 का मान 1 और इसका 3, 1 प्लस 3 यही होगा ना। दो कितना सन है, गुना कर दो इसे, क्या मिला I प्लस 2J प्लस के, ये क्या होगा माइनस के 9I होगा। हाँ सर। अरे माइनस है ना यहाँ, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अरे 3 से गुना करेंगे 9 होगा। 3 से गुना करो इसमें कितना आएगा माइनस 6J, 3 से गुना करो कितना आएगा 3K, और डिवाइड में कितना 4। अब देखो I को यहाँ है 9 को यहाँ का है प्लस में 1 है ना। अब बताओ कितना बचा, माइनस के 8I। चलो ठीक है। J है कितना है 2 प्लस में 6 माइनस में कितना बचेगा, माइनस में 4J। K कितना पीस 3, यहाँ कितना पीस 4 पीस प्लस में ना, और डिवाइड में कितना है 4। सब कट जाएगा ना 4 से। 4 अगर कॉमन ले ले, 4 अगर कॉमन ले काट दे तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 2I और यहाँ माइनस J और यहाँ प्लस के और डिवाइड में 4 4 खत्म। क्या मिला माइनस 2I माइनस J प्लस के, ये क्या आया सेंटर ऑफ मास, यही क्या है CM सेंटर ऑफ मास है, निकल गया ठीक है। लेकिन ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कब करेगा, सेंटर ऑफ मास से निकाल लिया हम लोग। अब बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास उसका क्या करना है मैग्नीट्यूड, और जो दिया है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, वही ऑप्शन होगा। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, क्या बोलते हैं इसको परिमाण। रूट अंडर क्या होता है, परिमाण निकलेगा रूट अंडर जो है उसका स्क्वायर करो, -2 का तो कितना होगा 4 प्लस के प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 है ना, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना आया रूट अंडर 6। अब देख लो इस सब का परिमाण निकाल के, इसका परिमाण कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तुरंत बन जाएगा। सेंटर ऑफ मास देख के निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 1 6 हुआ, और रूट करो कितना आया 6 आया, इसका निकालो, इसका वैसे आ जाएगा 9 8 9 2 11, ये नहीं होगा 6 लेना है ना। इसका 2 2 4 2 का 4 और 4 4 8, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 4 8, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये सही हो गया। परिमाण कैसे निकलता है देखो, शॉर्टकट नहीं है, पहले लोगों को ये निकालना ही पड़ेगा। परिमाण निकालने का नियम क्या है, परिमाण निकालने का नियम क्या है, रूट में देखो, रूट में करो जो दिया है, जैसे मान लो हम लोग दिया है ना, इसमें क्या नंबर दिया है 2, तो -2 का स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाओ, फिर क्या है कुछ क्या है -1 है, कुछ क्या है -1,
तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ कितना है गौतम? यहाँ कितना है? 1 का स्क्वायर है, 1 है गुना में ना, तो 1 का स्क्वायर कितना आया? 2 2 4 4 हो गया प्लस में, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर करेंगे तो माइनस में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। कितना आया? ये 6 आया। ये परिमाण आ गया, वही परिमाण यहाँ लिखे हैं। अब ऐसे ही परिमाण इसका नहीं निकलेगा, जिससे मैच करेगा उसको हो जाएगा आंसर। हाँ खाली टिक मारना है, तो कैसे करना है? सबको नहीं निकालना रे, जिसको आंसर हो गया बस। कौन सा मिल गया ना, चेक कर लो। ऐसे तो मन में चेक करेगा, ऐसा वो भी नहीं करेगा। ये लिखो, इसको लिखो, जल्दी लिखो। मान लो ये वस्तु है ना, अब बल लगाएंगे। बल अगर हम यहाँ से लगाएं तो ऐसे जाएगा, ये लगाएंगे तो ऐसे जाएगा। लेकिन मान लो इसको कहीं यहाँ फिक्स कर दें, बांधा हुआ अगर है, और ये बांधा हुआ है और हम बल यहाँ लगाएंगे यहाँ, तो क्या होगा? ऐसे होगा। अगर ये फिक्स है और इस यहाँ पर हम बल लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? ऐसे होगा। तो कभी कभी क्या होता है, वस्तु को बल लगाने पर वस्तु अपने जगह पर घूमने लगता है। देखो घूमेगा कि नहीं? अगर यहाँ से बल लगाएंगे तो क्या होगा? घूमेगा कि नहीं? तो देखो यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन है। जैसे देखो तुम यहाँ दिखाते हैं, ये टॉर्क है क्या, दिख रहा है गेट, दरवाजा। अब हम दरवाजा का धक्का देंगे तो क्या होगा? दरवाजा घूमेगा कि नहीं? भले आधा अगर घूमेगा या थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन घूमेगा कि नहीं? ये तो पूरा वस्तु नहीं जा रहा है आगे, बस घूम रहा है अपने अक्ष पर। अक्ष किसका? ऐसा कहाँ है? यहाँ पे अक्ष होगा कि नहीं? ये अब यहाँ पे इसका अक्ष होगा और ये घूमेगा। अगर ये दीवार नहीं रहेगा तो पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, ठीक है? उस तरह क्या है, ये स्क्रू समझता है ना, क्या करते हैं उसको? घुमाते हैं, बल लगा घुमाते हैं ना। तो जब कोई वस्तु पर बल लगाए और वस्तु क्या हो? घूमने लगे। वस्तु क्या हो? घूमने लगे, तो जो उसका प्रभाव उत्पन्न होगा ना, उस प्रभाव क्या बोलेंगे? टॉर्क। जब कोई वस्तु पर बल लगाए और वस्तु क्या हो? अपने अक्ष के चारों ओर घूमने लगे, अपने अक्ष के चारों ओर घूमने लगे, तो उस प्रभाव को क्या बोलेंगे? टॉर्क। चारों ओर बोलो या उसका परितः बोलो। अरे अपने अक्ष के परितः घूमने लगे या चारों ओर घूमने लगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपने अक्ष पे घूमेगा। कोई वस्तु पर बल लगाने से, जब कोई वस्तु बल लगाने से अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के परितः या अपने अक्ष के चारों ओर घूमने लगता है, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? उस प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु क्या हो? घूमने लगे। वस्तु घूमने लगे अपने अक्ष के परितः या अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर घूमने लगे, तो उस प्रभाव को क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। उस प्रभाव क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। इसे क्या चीज़ सूचित करते हैं? ये सूचित क्या चीज़ करते हैं? टॉ से। कैसे? टॉ। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉ। ये उल्टा जे है। क्या है? उल्टा जे। जे से होता है ना, लेकिन ये क्या है? ऐसे है, उल्टा जे। इसको बोलते हैं टॉ। इसे सूचित कर, हाँ टॉ, इसे सूचित करते हैं। किसको? बल आघूर्ण को या टॉर्क को। देखो मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको यहाँ से बांध दिए, यहाँ से बांध दिए और एक बल लगाएं, एक यहाँ पे बल लगाएं तिरछा। अब ये जो बल लगा तो कुछ एंगल पे लगा होगा, बल कुछ एंगल में बल लगा होगा, लगा है कि नहीं? अब ये एंगल में बल लगा है, तो ये बल क्या दिखा रहा है? ये आधा कुछ बल आगे की ओर बोल रहा जाने के लिए वस्तु को, और कुछ बल बोल रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन वस्तु कहाँ जाएगा? अगर वस्तु बांधा हुआ तो आगे जाएगा? नहीं जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा।
अब यहाँ पर वो ये जो बल लग रहा है वो कितना दूरी पर लग रहा है, आर दूरी पर लग रहा है, कितना दूरी पर, आर दूरी पर, ठीक है। अब ये बल को हम दो भाग में बांट जाना है, ये बल जो है इसको हम दो भाग में बांटना जा रहे हैं। तो कौन कौन भाग होगा इसका, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की नहीं आगे की ओर, एक ऊपर लग रहा है एक आगे लग रहा है। तो दो भाग में अगर बांटेंगे तो एक ऊपर एक आगे, दो भाग में बांट दिए इसको। बल लग रहा है यहीं पे, ये मत समझना, इसको बांटे हैं अलग अलग। अब यहाँ थीटा है क्या होगा, एकांतर कोण थीटा होगा, एकांतर कोण थीटा होगा। अब थीटा के साथ वाला को क्या बोलते हैं, कोस थीटा, समझा देना है। थीटा का जो साथ जो चिपका हुआ है वो क्या आएगा, कोस थीटा। और एफ है ना, एफ कोस थीटा हो जाएगा। देखो ये हाँ कोस होगा, ठीक है। अब ये चिपका हुआ नहीं है तो ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। अब यहाँ दो बल हो गया, एक ए बल एक ए बल। अब यहाँ पे कोई बताओ कि कौन बल यहाँ काम कर रहा है वस्तु घुमाने में, जो ऊपर की ओर लग रहा है, क्योंकि ये तो जा रहा है आगे जाने के लिए वस्तु, लेकिन वस्तु आगे जाएगा नहीं, तो काम सिर्फ कर रहा है साइन वाला, ठीक है। तो ये काम का है और आर काम का है। तो टॉर्क बराबर क्या मिलेगा फॉर्मूला, टॉर्क बराबर टॉ बोलेंगे, टॉ क्या बनेगा फॉर्मूला, हाँ उल्टा जे, उल्टा जे होता है, क्या है, एफ इंटू साइन थीटा इंटू आर, ठीक है। हाँ क्या, तो गुने में तो है आर, काम कौन कर रहा है, ये वाला बल, और दूरी कितना दूरी है, तो क्या होगा, काम ही नहीं हो रहा है, वस्तु घुमाना क्या है, काम है। तो कार्य गुणा क्या होता है, कार्य गुणा क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन कितना दूर है, विस्थापन कहाँ है, आर, तो ये फॉर्मूला होगा ना। अब बताओ इसको आर का आगे लिख लें तो क्या मिलेगा, यहाँ से आर इंटू एफ साइन थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आर का वेक्टर क्रॉस इंटू नहीं, साइन है तो क्रॉस लगेगा, कोस रहा तो इंटू, और एफ का वेक्टर कोस रहेगा तब क्या ना फॉर्मूला, ए क्रॉस बी बराबर, याद है, ए बी इंटू साइन थीटा। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ध्यान देना काम का चीज है, सदिश जो पढ़े ना मेन यही है और कुछ नहीं है, तो सब चीज भूल जाओ, बस ये याद रखो कि अगर क्रॉस है तो साइन आएगा, और यहाँ पे एक और होता है एन केप, क्या होता है, एन केप, उतना यहाँ मैटर नहीं करेगा, एन केप दिशा के बोलते। तो ये आया फॉर्मूला, ठीक है। अब जल्दी से फॉर्मूला लिखो तो पहले, हाँ एकदम, ये पहले पढ़ा तो कहना गाती लिखे, मात्रा क्या होगा बताओ, दूरी का मात्रा क्या होता है, आर क्या है, दूरी ना है, दूरी का मात्रा क्या होता है, दूरी का मात्रा, दूरी का मात्रा क्या होता है, दूरी क्या चीज में नापेगा, हाँ अरे बुढ़वा तुमको बोलेंगे सके सड़क नापो, ऐसा मात्रा क्या है, दूरी क्या, मीटर है ना, तो दूरी का मात्रा क्या हुआ, मीटर, ठीक है, क्या हुआ, मीटर। तो ये हो गया मीटर, फिर गुना है ना, इंटू है ना, गुना। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन एक होता है, एक क्या होता है, एक होता है न्यूटन, और एक बोल तो क्या
बल का मात्रक एक और होता है केजी मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर होता है, और न्यूटन में बोल सकता है, दिक्कत नहीं है, ये न्यूटन में बोल सकता है, तो क्या बनेगा एक मात्रक न्यूटन मीटर बनेगा, ठीक है। और एक क्या बनेगा, ये एम का एम और एन का भी रख देंगे केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, तो क्या बनेगा मात्रक इसका केजी मीटर, देखो एम एम दो है ना, एम का स्क्वायर अब बटा सेकेंड का स्क्वायर, तो मात्रक इसका दो को है, ये हो गया मात्रक। बीमा लिखो, बीमा क्या आएगा, बीमा क्या आएगा, केजी के लिए क्या लिखते हैं, लंबाई के लिए क्या एल, अच्छा पहले केजी के लिए एम और फिर एल, एल की लंबाई के लिए होता है ना एल, तो लंबाई कितना है, लंबाई का मतलब क्या है एम, उसका स्क्वायर है तो क्या होगा एल का, बीमा में एम को एल बोलते हैं ना, और केजी को एम बोलते हैं, तो केजी के मतलब में एम आ गया बीमा में, और लंबाई हो गया, लंबाई का स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर, तो एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और टाइम का क्या है बटा में स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, ये बटा में स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2, ये हो गया बीमा। जल्दी लिखो, अगर आर देखो ओए, अगर टॉर्क बढ़ाना है तो आर बढ़ाओ या एफ बढ़ाओ, तो एफ तो हो गया बल, हम बिना बल को बढ़ाए भी टॉर्क बढ़ा सकते हैं, तो कैसे, तो हाँ दूरी अधिक रखेंगे, देखो पानी है समझना ही है, यह अगर हमको हमें बोला जाएगा ऐसे पकड़ रखने के लिए, तो कितना देर पकड़ रख सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, लेकिन इसी को बोला जाए तो लंबाई इसको बढ़ा देना है, ऐसे कर देना है, अब बताओ कितना देर रहेगा, कोई आओ यहाँ, आओ कोई आओ, सटा के पकड़िए एक बार, सटा के पकड़िए, आप सटाइए ना, सटाइए, सटा के ऐसे पकड़िए, सटाइए, हाँ सटा के पकड़िए। अच्छा अभी ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है ये बाह में, अभी हल्का दर्द हो रहा है ना, हल्का होगा, अच्छा अब इसको दूर कीजिए, अपना से दूर कीजिए, यानी क्या किए दूर कर दिए ना, अब बताइए अब दर्द बेसी हो रहा है कि कम, बेसी हो रहा है, क्यों, क्योंकि आर का लंबाई बढ़ गया ज़्यादा, तो ज़्यादा टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा टॉर्क हो जाएगा ना, और टॉर्क ज़्यादा तो दर्द ज़्यादा करेगा ये, ठीक है। अब चलो ऐसे ऐसे नॉर्मल है, आप दूर करके रखो, 1 घंटे रखना है, दूर करो 1 घंटा रखो, इसे पता लगा तुम्हें एनर्जी कितना है, इसमें दम है या नहीं, अरे गिर रहा रे, हो गया जाओ जाओ, अब देखो यहाँ पे देखो देखो, अच्छा अच्छा इसी चीज को अगर हम यहाँ से उठाएं, समझना यहाँ से उठाएं आराम से जाते हैं, लेकिन जैसे हम इसको दूरी बढ़ाएंगे दूरी बढ़ाएंगे दूरी बढ़ाएंगे दूरी बढ़ाएंगे दूरी बढ़ाएंगे, ओ माय गॉड, तो कितना कितना बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा कि नहीं है, तो ये क्या दिखाता है कि अगर दूरी बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा, इसीलिए देखना बड़ा बड़ा गाड़ी में ट्रैक्टर में चक्का बड़ा कहाँ लगाता है, ताकि आर का मान बढ़ जाए, आर का मान चक्का बढ़ के लगाएंगे तो टॉर्क नहीं बेसी होगा, टॉर्क बेसी हो जाएगा ना, आर बढ़ेगा तो चक्का बढ़ जाएगा, तो क्या होगा टॉर्क अधिक होगा, क्या हाँ, तो उसको देखो अब खेत में चलना है, खेत ये देख लो यूज कहाँ कहाँ है टॉर्क का, पहला यूज क्या है देख लो, बल आघूर्ण के उदाहरण, खिड़की व दरवाजे को खोलने के लिए तथा बंद करने के लिए हाथे एक क्या है कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। अब हमें गेट खोलना है तो हम यहाँ से धक्का मारेंगे, फिक्स है, समझना यहाँ देखो, ये अगर फिक्स है ना, हम यहाँ धक्का मारेंगे तो जल्दी खुलेगा,
लोहा गेट तो खुल भी नहीं करेगा। जो लगता है बाउंड्री का लगाया था बाहर से लोहा का गेट, वहां अगर हम ये बल लगाएंगे यहाँ पे, खुलेगा ही नहीं, उसको और में लगाना पड़ेगा, और में कब्जे के उधर जाए, कब्जा का पास। अब दूर आसानी से बच्चों ढकेल देगा इसको, नहीं इतने बदला खाली ढहा जाएगा, उस पर ढकला जाएगा। लेकिन यहाँ ढहेगा तब, यहाँ रहेगा तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। इसीलिए हम लोग दूर लगा ताकि आसानी से घूम जाए। ऐसे स्क्रू है, स्क्रू का ढक्कन खोल दो और नट खोल के दिखाओ तुमको, नहीं खुलेगा, नट खुलेगा ही नहीं। और देखो इसको मोड क्यों बनाता है, इसको मोड क्यों बनाता है? अब यहाँ मोड हो गया ना, तो आर का मान बढ़ गया, टॉर्क अधिक लगेगा, टॉर्क अधिक लगेगा क्योंकि मोटा है ना, आराम से घुमा सकते हैं। अब अगर हाथा ना ये नहीं रहेगा ना, इसका ये वाला, तो फिर खुलेगा ही नहीं, टाइट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मोटा है, समझो। ओए समझ लो। अब ये देखो चापाकल है, अब इसको अगर बेंट, ये जो है इसका डंडी, जो भी है कल, जो भी कल है ना, इससे पानी निकलता है ना, इससे नहीं निकलेगा अभी। अब यहाँ देखो, अगर इसको इतना छोटा कर देगा, काट दे, यहाँ दबा पाएगा नहीं, ज्यादा लगेगा बल। हम चाहते हैं बल कम लगाना, तो क्या करेंगे, यहाँ दबेंगे आराम से ना। अरे देखो ये कार का हैंडल है और ये ट्रक का, कौन बड़ा दिख रहा तुमको? ट्रक का बड़ा क्यों होता है? देखो ना इसे सब चलते हुए, ट्रक का हैंडल और कार का आपस में बहुत बड़ा होता है, डबल होता है। इसको बड़ा क्यों बनाता है कंपनी? ट्रक का चक्का मोटा मोटा होता है, ओए ट्रक का चक्का मोटा भारी होता है ना, घुमाने में बल लगेगा ज्यादा। अब छोटा हैंडल बनाया था, इतने को हैंडल बना देगा और घुमाते रहेगा जरा। अगर दुबला पतला ड्राइवर है तो घूमेगा ही नहीं, उससे घूमेगा नहीं, जोर लगा घुमाएगा, ठीक है। इसीलिए बड़ा बना रखा है, आसानी से ये घुमा सके। अगर दूर आर बढ़ जाता क्या, टॉर्क अधिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, पढ़ा था जड़त्व है पहले हम लोग, जड़त्व पढ़ा था, हाँ जड़त्व पहले पढ़ने पढ़ा था। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना अवस्था में परिवर्तन नहीं करना जाता है, वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, आघूर्ण आ गया। जरा तो वही है, आघूर्ण है। आघूर्ण मतलब घूम रहा है वस्तु। तो देखो बोल सकता है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना अक्ष पर घूमना नहीं चाहता है, ये भी परिभाषा है। ये वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना अक्ष के चारों ओर घूमना नहीं चाहता है। कोई वस्तु घूमेगा ऐसे, घुमाने के लिए मोटर लगा हुआ है तब घूमता है, ऐसे घूमता है कि नहीं? पंखा घूमेगा ऑटोमेटिक, घुमाने के लिए मोटर लगता है। अब बाहर मान लो भारी पंखा है तो बड़ा मोटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वैसे होता है। या तो आगे जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना उसका अधिक रहता है। अब सोचो हम चाहते हैं घुमाना वस्तु को, क्या कह रहे हैं, वस्तु को घुमाना चाहते हैं। तो मान लो ये वस्तु को घुमाएंगे, देखो अब कौन सा अक्ष है, मान लो ये अक्ष क्या है, घूमने वाला, और ये वस्तु घूमेगा गोल गोल, ठीक है, मान लो ये घूमेगा, ये घूमेगा इसे, ठीक है। तो वस्तु कितना दूर पर है, मीटर ये भी करता है ना कि वस्तु कितना दूर पर है, और वस्तु कितना द्रव्यमान है। जितना हल्का होगा वस्तु उतना क्या होगा, घुमाने में आसानी होगा ना। अगर इतना भारी होगा वस्तु घुमाने में, और हाँ तो वस्तु कितना वजन है, तो मान लो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, कितना है
m, और इसके बीच की दूरी क्या है r। अब वस्तु घुमा रहे हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर m r स्क्वायर, m r स्क्वायर। अगर हम बोले, अब देखो यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, दो परिभाषा का होता है। एक तो ये हो गया तुम्हारा मैथ वाला जो फार्मूला बनता है, वो वाला फॉर्मूला लिखे हैं ताकि परिभाषा अगर याद रहेगा तो फार्मूला ऑटोमेटिक याद रहेगा। इसमें क्या है, पिंड के द्रव्यमान एवं पिंड के द्रव्यमान एवं पिंड तथा घूर्णन अक्ष के, पिंड तथा घूर्णन अक्ष है ना, इस अक्ष के बीच के दूरी का नहीं, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग है ना, देखो तो वर्ग होगा, दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। कैसे बोलेंगे परिभाषा, वस्तु के किसी पिंड के द्रव्यमान, वस्तु बोलो पिंड बोलो, फिजिक्स में पिंड वस्तु एक ही है। अब किसी पिंड के द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष एवं वस्तु के बीच के दूरी, घूर्णन अक्ष एवं वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के, गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। समझ लो, वस्तु के द्रव्यमान दिख रहा है, और ये क्या है, घूर्णन अक्ष और वस्तु के दूरी, घूर्णन अक्ष और वस्तु के दूरी r है। r का अगर दूरी का वर्ग करके गुना कर दे, वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, वर्ग के गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान एवं वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच के दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण बराबर इसे किस, देखो इसे क्या सूचित करते हैं, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। इसीलिए I बराबर क्या होगा, m r स्क्वायर। ठीक है, जहां m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या है, उसका घूर्णन अक्ष और वस्तु के बीच के दूरी। याद रखना, ये मान लो वस्तु है, ये सब घूर्णन अक्ष है, ये वस्तु गोल गोल घूम रहा है, क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वस्तु द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान होगा m द्रव्यमान। ठीक है, m द्रव्यमान कोई वस्तु है और इसके बीच क्या है, r दूरी है। ये घूर्णन अक्ष और वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के बीच के दूरी को r बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वस्तु अगर घूमेगा तो सब क्या होगा, तो आघूर्ण m r स्क्वायर। कौन बोलेगा परिभाषा, मात्रक और विमा लिखो जल्दी, खुद से निकालो मात्रक और विमा। पहले ग्राफ बनाओ। ठीक है, एक वस्तु को यहाँ रखो, एक वस्तु को मान लो यहाँ है और एक यहाँ है। कितना है सब, 1 मीटर। ये भी कितना है, 1 मीटर, और ये भी कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो ये तो मिलेगा 0,0, 0,0, और ये क्या मिलेगा 1,0। ये पता नहीं है, कैसे करेगा, हाइट ऐसे दिया है ना, अब सीधा ये कितना है ये क्या पता, किसी को पता है, नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे इसको। हाँ एकदम, बहुत बढ़िया दिमाग है, ये निकालना हमें। ठीक है, देखो ये कितना हुआ, एकदम एक तो यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, तो यहाँ कितना मिलेगा,
एकदम आधा होगा। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ से लेके 1.2 तो 20 भाग में होता है। समझो क्या क्या है, 20 भाग में होगा, आधा आधा मिल गया इसका। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, यहाँ तो पहला x का मान मिल गया 1/2, लेकिन y मतलब कितना हाइट पर है ये अगर मिल जाए, जैसे यहाँ पे लंबाई कितना मिल गया है 1, x का मान तो 1 दिया है, y का मान 0 है, क्योंकि ऊपर नहीं है वस्तु, जमीन पे है, लेकिन ये ऊपर है। अब कितना ऊपर है तो इतना, इसका मान नहीं पता, लेकिन कितना तो x में कहाँ चला, x में कहाँ चला है, x में आधा चला, y में पता नहीं कहाँ से गया है, इसका लंबाई नहीं पता है। तो ये है क्या, देखो तो ये क्या दिख रहा है तुमको, ये आधार है और ये क्या है लंब है। हमें लंब निकालना, आधार दिया है, अब कर्णो दिया, अब क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान 1 स्क्वायर बराबर लंब नहीं दिया है, लंब लंब है, हमारे लंब निकालना है, लंब को निकालना है। चलो आधार कितना है, आधार यहीं तक गए, अरे यहाँ पर नहीं है, आधार है 1/2 का, इसको ला उधर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, ये आएगा तो -1/4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, बताओ ले जाते। अब बताओ लंब के स्क्वायर कितना होगा, लंब के स्क्वायर, चलो अब यहाँ घटा को कितना मिलेगा, एलसीएम लो, कितना आया 4, गुना करो 4 - 1, जब भी एक तरफ 1 हो तो कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो कोना कोनी गुना कर देते क्या होगा, 4 गुना 1 4, 1 गुना 1 1 बराबर क्या है लंब का स्क्वायर। ये कितना मिला 3/4, किसका मान लंब के स्क्वायर का, और लंब का कितना मिलेगा रूट में आ जाएगा ना, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ कितना मान मिला, y का √3 और 4 है ना, 4 कितना निकलेगा रूट से 2 बाहर बिंदु निकल गया, तो ये मिल गया बिंदु। अब क्या पूछा, निकालो आराम से, ये रात कार्य है, ये बस दिखाना नहीं है, ठीक है, तुम लिखेगा ना, निकाल लेगा ना ये जो निर्देशांक दिखा देंगे, तो मान लो कि ये 1 कहाँ पे 1 को मान 0 तो बदल गया ना, कि कहाँ है x पे कोई है, तो निकालो यहाँ पे x का, पहले लिखो x बराबर मतलब सेंटर ऑफ मास ना, तो HCM क्या होगा फॉर्मूला, M1 x1 प्लस M2 x2, दो एक 3 वस्तु है ना, 3 वस्तु है, क्या होगा आया हो जाएगा M3 x3 डिवाइड में जाओ m सबको जोड़ दो 1 2 3, XCM है तो x लगा देंगे, RCM लगा दो RCM लगा देंगे, YCM लगा दो y लगा देंगे, इसमें कोई नहीं है। चलो M1 के मान बोलो, पहला 0 नहीं माना है ना, यहाँ पे मान लो जैसे मानना है, तो मान लो हम पहला का मान लेते M1 ये है, M1 जिसका मान कितना है 1 kg, मान लो M2 ये है 2 kg, ये कितना है 2 kg, M3 ये है 3 kg, M3 ये है जिसका मान कितना है 3 kg, ये दिया गया सब। चलो अब बताओ 1 गुना x1 का मान 0 देख लो, ये होता है x1, ये x2 और ये x3, ये मान हो गया x3 का, और बाकी सब ये y3 का, ठीक है, ये y2 ये y1। चलो ये हो गया 0 प्लस M2 का मान 2, x2 का मान 1, ये मत हाथ देखना, यहाँ पे ये काम है, ये विद्युत साइन का हमें 3 वस्तु है ना, तो बस एक यहाँ है कि यहाँ पे x समय कितना है 1,
1/2 हाँ जहाँ वस्तु है वहाँ एक के माने को दो है। हाँ दो देखो m2 है ना, एक प्लस m3 का मान 3 और x का मान 1/2। बहुत बढ़िया। डिवाइड में कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। सोल्व करो, ये 0 हो गया ना, तो बचा ये 2 प्लस 3 ये 0 प्लस 2 प्लस 3/2 डिवाइड में 6। एलसीएम लो, कितना मिलेगा? 2 ऊपरला में 2 आएगा एलसीएम, और डिवाइड में कोना को गुना होगा ना, 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 3 डिवाइड में 6। पलटा दो इसको, ऊपर 7 है बटा 2 गुना 1/6। ठीक है, कितना आ गया? 7/12। क्या मिला? ये मिला तुम्हारा HCM। अब निकालना है YCM। क्या निकालना है? YCM। बस हो गया आंसर, दोनों को ले आ गया ना। चलो साइड में इसको इधर कर नहीं, इसमें बन जाएगा। अब निकालो YCM। YCM क्या होगा फॉर्मूला? सेम M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइड में M1 प्लस M2 प्लस M3। अरे इतना बात कहाँ से गया? नया मोबाइल लेगा, नया करने लगा रे, ऑनलाइन मंगाने में 10 दिन लग गया। यहाँ मिलता ही नहीं है, इसीलिए आपने बता दिया। बहुत दिक्कत है। और दामों ऑनलाइन में बहुत दिखाता है 350 450। नॉर्मल दुकान में तो 200 में हो जाता है। वहाँ तुम बोले भैया, वहाँ तो नहीं बोला था ना भैया कम कर दो तो मेरी वो कम करके नहीं करेगी। 250 रुपया डिस्काउंट में ज़्यादा बनवाना नहीं किए थे, वो महंगा होगा घर करेंगे। शादी का मोबाइल है मेरे पास। ये पहली बार देख के आप बोल रहे थे कि शादी का ये मोबाइल नहीं, आप बोल रहे थे कि 3 लाख कर देंगे। चलो अक्सर फलीवा का यार बोल देते हैं सब इधर है। चलो निकालो, कितना मिलेगा? M1 का मान 1, Y1 का मान 0, इसका विकेट गिर गया। Y2 का मान M2 का मान 2 और Y2 का मान 0, इसका विकेट गिर गया। M3 का मान 3 गुना Y3 का मान √3/2 बटा में कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। चलो ऊपर में 0 हो गया, खत्म। सिर्फ ये बचा है 3√3/2 और डिवाइड में 6। पलटाओ इसको, चल जाएगा 3√3/2 गुना 1/6। कितना मिला? 3√3 डिवाइड में 12। काटो इसको, √3/4 मिल गया। लिख दो। अतः स्थिति सदिश, ये YCM लिख लो पहले। YCM का मान √3/4। अतः द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कितना है? पहले x का मान लिखो। x का मान कितना है? पहले निकला 7/12। x का मान लिखो, उसके बाद y का मान √3/4। तो ये आंसर दिया ना रे जमुद्दीन। आपको किताब नहीं रेडी बना, आ जाओ लिखो। कोणीय संवेग किसे कहते हैं? देख रहे हैं तो दिक्कत जाएगा। कोणीय संवेग किसे कहते हैं? टॉपिक और दो हाँ, कोणीय संवेग किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल में करना था, कल होगा। कोणीय संवेग किसे कहते हैं? कोणीय संवेग किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल देखा है। और अब देखो कोणीय संवेग में क्या होगा? कोणीय संवेग में क्या होगा? वस्तु गोल गोल घूमेगा, ये होता है ना। मान लो ये कोई इसका अक्ष है और ये कोई वस्तु है, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका जो रेखीय संवेग होगा, जो रेखीय संवेग
मतलब P, और इसके दो अक्ष के बीच की जो दूरी है R, इसका क्रॉस गुणनफल को, अच्छा, क्रॉस गुणनफल को क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग, नॉर्मल बराबर, मतलब क्रॉस, हाँ क्रॉस होगा किसी वस्तु के रेखीय संवेग तथा घूर्णन अक्ष से उसके बीच दूरी को, दूरी के क्रॉस गुणनफल को क्या बोलते हैं? रेखीय, सॉरी कोणीय संवेग। दोनों क्या है? सदिश है। दोनों क्या है? सदिश। हम लोग क्या जानते हैं इसका? पहले ये लिख लेते हैं। ये पहले कुछ अलग लिखा हुआ है, इसे ध्यान में देना, हम लोग वही बात लिखना। देखो इसको दिखाते हैं क्या, जैसे एल से, कैपिटल एल, ठीक है। एल बराबर क्या होगा? आर, दोनों क्या है? सदिश। हाँ, एल बराबर करते हैं। अब सोचो क्रॉस है तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? डॉट में क्या पढ़े थे? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। जैसे ही क्रॉस रहेगा तो हाँ एकदम साइन, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल बराबर पी आर इंटू साइन थीटा। सोचो अगर कोई वस्तु गोल गोल घूमता है, अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रहा है मान लो, तो हाँ बोलो, क्या चीज? वेक्टर हटाएंगे, सदिश हटाएंगे, क्या आएगा? साइन थीटा। अब फिर ये हटाएगा तो फिर दे जाएगा वेक्टर दोनों पे, ठीक है। क्रॉस का मतलब साइन, डॉट का मतलब कोस, और यही मेन है हमारा होता है ना। क्रॉस हटाकर वहां जोड़ दे देंगे कि यहां मिलेगा डॉट हो जाएगा। डॉट का मतलब क्या होता है? सदिश गुणनफल। ये मतलब वेक्टर हटाएंगे तो ऊपर मिलेगा। हाँ, डॉट में रहेगा तो कोस आएगा, और क्रॉस में रहेगा तो साइन आएगा। तो क्या हटेगा? सदिश का साइन। और सदिश में हमेशा वेक्टर लगाना पड़ता है। हाँ, सदिश है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये दिखाता है सदिश का, इसका कोई दिशा है, ये दिखाता है। इसमें कोई नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? अदिश। अब सोचो ये वस्तु है अगर घूम रहा है तो इस जो इसका लंबाई है आर, और इसका कहाँ लग रहा होगा? इसका ये वेग किधर होगा? सीधा होता है हमेशा। देखो मान लो और कुछ घुमा रहा है और गलती से धागा टूट गया तो बच्चों कहाँ आता है? क्या गोल घूमता है? अरे बचपन में घुमाया था तो जब टूटता था तो कहाँ जा रहा था? क्या गोल घूम रहा था? जहाँ से टूटा ऑटोमेटिक वहाँ से सीधा जाएगा, सीधा जाएगा सीधा, क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल पे घूमता है, ठीक है। बस है क्या है, डोरी के कारण डोरी पकड़ लेता है, उसको जाने देता है नहीं, तो क्या होता है आपस में ये घूमने लगता है। अगर टूटा तो सीधा निकल जाएगा यहाँ से, घूमेगा वो नहीं। तो हमेशा कितना एंगल होता है इसके बीच में? 90। अब सोचो इसके बीच में 90 का कोण बनेगा तो क्या होगा? P इंटू आर साइन 90 का मान कितना होता है? 0। एक होता है। साइन 90 बोले ना, हम क्या बोले? साइन कितना होगा? ये एक होगा, एक हो जाएगा। तो क्या मिला? एल बराबर फॉर्मूला एल बराबर तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला P इंटू आर, बस यही फॉर्मूला है। जब भी बोलेगा अगर कोणीय क्या है? कोणीय संवेग, हाँ नहीं, साइन 0 0 होता है। मैथ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्या सर? साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो वही तो बोले क्या तुम्हें पढ़ता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है सर, हमको पता होना याद रखना है। ये बोल याद नहीं, ग्रुप या ना 11 के लिए ग्रुप जरूरी नहीं है, 12 के जरूरी।
लेकिन फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। तो सवाल देगा, पूछ देगा यहाँ से कुछ भी होता है, रेखीय संवेग पूछ सकता है, या फिर उसके अक्ष का दूरी पूछ सकता है, घूर्णक का दूरी, या फिर तुम्हारे कोणीय संवेग पूछ सकता है। परिभाषा लिखिए, फिर से शुरू करें। देखो, किसी वस्तु का रेखीय संवेग एवं घूर्णन अक्ष की लंबाई या घूर्णन अक्ष की दूरी लिखो। किसी वस्तु के रेखीय वेग एवं घूर्णन अक्ष के दूरी का सदिश गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे कैपिटल एल द्वारा सूचित किया जाता है। आगे इसका प्रूफ लिख लो। इसीलिए एल बराबर क्या होगा? P क्रॉस R, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये हटा दिए वेक्टर तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और हम जानते हैं जब कोई वस्तु गोल घूमता है तो अक्ष और वस्तु के जो वस्तु का ये वेग है उसके बीच में कितना कोण बनता है? 90 का बनता है। यहाँ पे हो जाएगा L बराबर P इंटू R और इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ लिख लो, यहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू R और ये हो जाएगा डायरेक्ट ये ऐसे रह जाएगा। यहाँ लिखो, चूँकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। क्या मिला फॉर्मूला हम लोग का? L बराबर P इंटू R। इसको और आगे बढ़ा सकता है। इसी प्रकार हम बोले, देखो L बराबर P के क्या होता है फॉर्मूला? M V इंटू R। यही बन जाएगा फॉर्मूला। P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? M इंटू V। रेखीय संवेग क्या निकला? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। पूर्ण क्या है? ठीक भैया, निकाले L2 M1 P माइनस 1। हटा इसको। अब देखो, मात्रक लिखो। ए क्या है? P, इसको हम तोड़े तो क्या मिलेगा? M इंटू भी मिलेगा। ये क्या है? रेखीय संवेग है। अब तो M क्या है? कोई द्रव्यमान है। अब इसको मापते तो कैसे माप लें? केजी में। किसी वस्तु को अगर तुम वजन नाप लेगा कैसे नापेगा? केजी में। इसका मतलब क्या मिलेगा? केजी। आगे क्या है? V। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए M और पर सेकेंड के लिए पर सेकेंड है ना, बड़ा सेकेंड आएगा नीचे। फिर गुना R क्या है? दूरी है। R क्या है? दूरी की मात्रा मीटर, यह जाएगा मीटर। अब क्या मिलेगा तो? केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड बड़ा है ना, तो प्रति सेकेंड हो जाएगा नीचे, ये बटा में सेकेंड। अब बीमा निकालना है तो बीमा में क्या हो जाएगा? केजी के लिए क्या लिखते हैं?
केजी के लिए सर जी एम लिखते हैं और मीटर के लिए एल लिखते हैं। पहले एल लिखो, एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या है, एम पे पावर 2 है ना, एल पे पावर 2 और फिर क्या है केजी के लिए एक ही है ना केजी, तो ये हो जाएगा एम के पावर 1 और टी ये होगा। अच्छा सेकेंड है, सेकेंड क्या होते हैं टाइम में, और टाइम कहाँ है बटन में है ना, अब इसको ऊपर लेने में क्या होगा पावर -1, ये मिल गया थोड़ा बीमार कौन क्योंकि देखो ना P बराबर एम, रेखीय समझ नहीं पढ़ा ना, रेखीय समझ पढ़ा ही नहीं है ये हम लोग, और गति का नियम पढ़े थे, ये फॉर्मूला होता है पहले से, इसका पहले से फॉर्मूला होता है P बराबर एम भी, तो वहाँ से लिए ना क्या चीज़ हम P का मान रख दिए, P का मान क्या है एम भी, अब P का मान रखें तो क्या होगा एम भी, एम में क्या है हो गया। चलो अब आते हैं इसका परिभाषा क्या, देखो और लिखिए याद क्या करें, मान लो कोई वस्तु घूम रहा है, ठीक है कोई वस्तु घूम रहा है, अगर उस पर, अच्छा इसी में बता दें और ऐसा बड़ा कर दे तुम लोग को दिखेगा ही, ठीक है देखो मान लो ये वस्तु कोई घूम रहा है ऐसे से, ठीक है, तो अगर इस वस्तु पर कोई बाह्य, अच्छा इस पे बल नहीं बल आघूर्ण कौन लगा इस पे, अगर देखो वैसा बल जब लगाए किसी वस्तु बल, अब वस्तु घूमने लगे तो क्या कहते हैं बल आघूर्ण, तो ये इसको कौन काम करेगा बल आघूर्ण काम करेगा, कौन काम करेगा बल आघूर्ण काम करेगा, ठीक है। अब मान लो किसी वस्तु पर घूमती हुई वस्तु पर घूम रहा है वस्तु, उस पर अगर बाह्य बल आघूर्ण, बाह्य मतलब बाहर से कोई बल आघूर्ण लग रहा है, बाह्य मतलब बाहर से कोई बल आघूर्ण लग रहा है, अब मान लो अगर हम बाह्य बल आघूर्ण ना लगाएं, बाह्य बल आघूर्ण ना लगाएं तो क्या होगा कोणीय संवेग क्या होगा नियत रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा या नियत रहेगा, जो होता है संरक्षित या नियत, नियत मतलब जो पहले था वही रहेगा समान रहेगा। सोच के देखो अगर वस्तु घूम रहा है अच्छा अभी नहीं रहेगा, पहले फॉर्मूला बनाएंगे फॉर्मूला से बनाएंगे तब समझ आएगा। अब मान लो इसका परिभाषा लगाना कैसे लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए, बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, क्या बोलेंगे यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए, सिंपल भाषा में लिखना है, अगर कोई वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग क्या लिखा है परिभाषा, सॉरी हेडिंग क्या बनाया है, हेडिंग क्या बनाया है, क्या बनाया है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, कोणीय संवेग है तो कोणीय संवेग क्या रहेगा संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा या संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा या संरक्षित रहेगा। एल बराबर क्या पढ़े हैं, एल बराबर एम ई आर पढ़े ना, डेरिवेटिव करो डी बाय डी टी, यहाँ पे क्या होगा डी बाय डी टी, ये तो सेम रहेगा डी एल बाय डी टी। अब बताओ इसमें कौन कौन नियत है, इसका मान नहीं बदलेगा, एम और आर का मान नहीं बदलेगा, नियत है उसको बाहर निकालो, फंस गया वहाँ बाहर निकल गया, निकल गया। चलो कौन बदलेगा भी, तो भी को
रहने दो, बदलने वाला आदमी है वो, अच्छा आदमी नहीं है, बार बार अपना पार्टी चेंज कर रहा है, जाने दो, मत करो उसको, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, dl/dt बराबर m इंटू आर। अच्छा dv बाय dt क्या होता है, वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या चीज दिखाते हैं, छोटी a से, तो a आ जाएगा यहाँ पे, और हम क्या जानते हैं, अच्छा चूंकि में लिखो यहाँ, चूंकि dv/dt क्या होता है, त्वरण, a यहाँ पे a क्या है, त्वरण, तो dl/dt क्या मिला हमें, m a इंटू आर। अच्छा इसको बगल में क्यों किए हैं, तो क्या याद आ गया फॉर्मूला, m इंटू a क्या होता है f, इसको उठा के बगल में कर दिए, इसीलिए सर उसको लिखेंगे f इंटू आर। हाँ अब ये क्या बन जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा यहाँ से, m इंटू a क्या होता है, बल f, तो ये हो जाएगा f और इंटू f इंटू r, क्योंकि हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, m इंटू a, ठीक है। अब चलो और हम क्या जानते हैं, और एक जानते हैं ना, और क्या चीज, और क्या जानते हैं कि f इंटू आर क्या होता है, dl/dt बराबर क्या हो जाएगा ये, टॉ, इसके बाद क्या होता है, टॉ बराबर f इंटू आर, ठीक है, यहाँ से यूज कर लिए। अब बताओ जब 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 बाह्य बल आघूर्ण बराबर, मतलब टॉ बराबर क्या हो, 0, तो क्या मिलेगा, dl/dt 0। इससे स्पष्ट है, या इसे कह सकते हैं कि कोणीय संवेग क्या है, नियत है, कोणीय संवेग क्या है, नियत है, नियत का देखो डेरिवेटिव हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर वो वाला था, अलग है, वो वाला था ना, वो क्या चीज था, कहाँ पर लगा था, डॉट बराबर ना, जो बाला कोण का फॉर्मूला लिखा है ना, उसमें डॉट बराबर आर बच्चे हम दिशा काउंट करके दिशा लगाना पड़ेगा, ऐसे बल क्या है, सदिश राशि है, हम बिल्कुल लगा सकते हैं, नहीं एंगल दिया है तब ना, कोणीय संवेग क्या है, हाँ ये क्या है, कल आए थे एल से, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे या तो हाँ अब लिखना है अतः कोणीय संवेग नियत है, चलो जल्दी से लिखो, उसको पढ़ाई कर लिखेंगे, अब बताओ इस धीरे धीरे अगर r का मान कम होगा, क्या है, कोणीय संवेग क्या होता है, नियत, क्या होता है, नियत, अगर r कम होगा, r अगर कम करेंगे तो किसको बढ़ना पड़ेगा फिर, r अगर कम करेंगे, r कम होगा तो कौन फिर बढ़ेगा, बैलेंस करने के लिए उसको बैलेंस करना है ना, नियत मतलब एक घटेगा तो एक को मेंटेन करना पड़ेगा, एक को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो एल बड़ा क्या है, एम भी आर पड़ा, अगर हम आर करेंगे कम करेंगे, समझे हम क्या पढ़े, एल बराबर एम भी आर है ना नॉर्मल, या फिर यही देख लो दिख रहा है, अगर मान लो आर कम हो रहा है धीरे, अगर आर कम हुआ तो मास तो नहीं बदलेगा भैया, मास बोलेगा हम बढ़ जाए, आर थोड़ा तो बढ़ भी नहीं करेगा, लेकिन वेग क्या करेगा, बढ़ सकता है, वेग बढ़ सकता है। यहाँ पे एल को मेंटेन करने के लिए अगर आर घट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो उसका पार्टी जो है सपोर्ट करेगा ना, जो उसका पावर है, अब बोलो इतना दम उधर जाएगा ना, उधर बढ़ेगा ही नहीं, तो एल नहीं बढ़ेगा लेकिन भी उसको सपोर्ट करेगा, बढ़ जाएगा,
अगर वस्तु का ये कम होगा दिन ब दिन तो उसका वेग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घूमने की स्पीड बढ़ना चाहिए, तब ना ये बराबर रहेगा, नियत रहेगा हमेशा। होता है कि होता है, देखो देखो अब मान लो घुमा रहे, ठीक है कितने से घुमा रहे, नहीं इसमें कैसे देखो कुर्सी ना घूमने वाला एकदम मस्त पड़ेगा होता है उससे कुर्सी। देखो अब एक बार घुमा के छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ देते हैं और फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको, एक बार घुमाते हैं छोड़ देते हैं। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, हम एक बार स्पीड तो छोड़ देंगे, ठीक है, एक बार छोड़ेंगे, मोबाइल वीडियो बनाइए ये कर दिए, छोड़ दिए, क्या कर दिए, ये कर दिए, छोड़ दिए, क्या कर दिए, लास्ट में क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, आर का मान कम हो रहा है, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और जो लंबा है तो क्या होगा, सिंपल बड़का डोरी बांध दे, बड़का डोरी बांध देता बड़का और घुमाने बोले जोर से बल लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, धीरे धीरे घूमेगा, तब भी क्या धीरे धीरे चक्कर लगाना तो हाथ लगा हो जाएगा, धीरे धीरे घूमेगा, घूमेगा नहीं। उसी को हम इतने को कर दे, ऐसे इतने को ऐसे घुमाने बोले, ऐसे लो आराम से घुमा देंगे, घुमाएंगे कि नहीं, जितना ये छोटा रहेगा उतना अधिक घूमेगा। वही सिर्फ इसमें समझ नहीं आएगा तो इसमें समझ लो। अब ये पानी है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे आर क्या है, मान लो पूरा भरा आ रहे हैं, कहीं यार मान लो बीच मान लो आ रहे हैं, लेकिन अगर ये भरा हुआ है तो पता लगा रहा है, घुमा रहे इसको, अब दो दो एक दो तीन और एक दो तीन हो गया। अब इसको आधा खाली करते हैं, ये वस्तु मान लो ये है ना, ये वस्तु है, आर इतना बड़ा है कि नहीं, अब हम कौन मार रहा है, अब आपके साथ पानी ये कौन नहीं मारा, सच आपके पानी झूठ बोलते हैं, कितना ऊपर बेहतर मारा, कितना बेहतर एक आधा राउंड में पहले 1 1.5 2 तैयार रहा, अब बोलेंगे ना कौन घूमने का पावर घटेगा, आर का मान कमेगा, घूमने का मान घटने की स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। दूर है, अगर दूर है ये दूर घुमा दिया, ठीक है, कितना घुमा ना, लेकिन ये स्पीड बगल आएगा, तो स्पीड बढ़ेगा। हाँ सर जी, रस्सी कम होता है, रस्सी से कम होगा ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा। देखो जैसे गतिज ऊर्जा खत्म कर देंगे, गतिज ऊर्जा एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध, इसी से नॉर्मल बनता है, सवाल बनेगा गतिज ऊर्जा एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध। गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला, किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जो नया बताया होगा दिमाग में बताएगा, ये फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा। अगर पानी बह रहा है, अगर पानी बह रहा है, अगर मान लो तुमको चला के मारेंगे इस मान लो अभी तो मिटाने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग को याद करने के लिए है अभी मार खाए इधर से, तो ऐसा का चला के मारेंगे, जितना स्पीड नहीं जाएगा उतना ज्यादा चोट लगेगा। पता है क्यों, कि जितना गतिज का अधिक उतना गति ऊर्जा अधिक उतना चोट लगेगा। अगर दिल जाए हटाएंगे ले चोट लगेगा, और जोर लगेगा तो चोट लगेगा। तो गति के कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न, इसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब तो बहता गंगा जल के पानी में क्या है, गतिज ऊर्जा। इसे देखो नाव आगे बढ़ेगा तो कुछ भी रहता है कि नहीं। अब बताओ हमें क्या प्रूव करना है, जड़त्व आघूर्ण में संबंध, तो क्या होगा इसमें, किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम, समझो ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब कुछ किनेटिक एनर्जी का पार्ट रहेगा और बराबर में क्या आ जाए जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला,
ठीक है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है याद है? रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध क्या था? देखिए वेग मतलब v बराबर क्या था याद है? r ओमेगा याद है? मार गए। एक और था, एक क्या था? a बराबर और r अल्फा। मतलब नहीं, ये इसमें गति का नियम है। अब हम लोग ये तो फॉर्मूला है। v का मान r ओमेगा का क्या होगा? स्क्वायर। चूंकि मैं ये वाला दिखा देना, ये वाला मत दिखाना, ये वाला काम का भी नहीं है, बात आगे काम है। ठीक है। अब बताओ क्या मिला यहाँ से? हाफ एम आर के स्क्वायर और डब्ल्यू नहीं, ओमेगा। ओमेगा 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 है, डब्ल्यू नहीं है। क्या है? ओमेगा है। ठीक है। चलो अब ये किनेटिक एनर्जी बराबर क्या मिला देखो तो याद करो, एम आर स्क्वायर कितना फॉर्मूला? एम आर कितना फॉर्मूला? एम आर कितना? आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब बोलेगा बड़ी जोड़ी सर, बड़ी जोड़ी बड़ी में एम बोलो, वही बात है, छोटी में बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा इसके बराबर? इसके बराबर क्या मिलेगा? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। यही है रिलेशन, रिलेशन रिलेशन संबंध। हाँ एकदम। तुम लोग क्या बोलो? का मतलब कैनेटिक के मतलब कैनेटिक की मतलब एनर्जी, कैनेटिक में हिंदी गतिज और एनर्जी की हिंदी ऊर्जा। चूंकि मैं देखा तो आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर। देखो तुम लोग का काम क्या है, बस याद क्या रखना है? ये वाला चीज, ठीक है? ये वाला रखना है, ये वाला रखना है और ये वाला रखना है, बस। बाकी कुछ याद रखना है। कैसे आया उसे मतलब नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तुमको ये याद रख लो, ये चीज ये चीज ये चीज, बस। फॉर्मूला के नाम पर ये और ये और ये याद रखना। स्पेशलिस्ट ये काम का चीज है, ये वाला। हो गया? हटा इसको। अगर कोणीय संवेग दिया है तो ऋणात्मक कोण कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। अगर ऋणात्मक कोण दिया है तो कोणीय संवेग कैसे निकाल सकते हैं? एक चीज देगा, उसके सहायता से अगला चीज पूछ देगा। चल अब देखो जो निकलेगा ना रिलेशन संबंध, तो इसको क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग को क्या चीज यूज करते हैं? एल से, और इसको आई से। तो जो भी फॉर्मूला आएगा वो एल और आई में आएगा। एल और आई होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है और एक्स्ट्रा, लेकिन एल और आई ठीक से होगा। अब बताओ कोणीय संवेग एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर। पता है कि कौन सा है? एम इंटू आर। हाँ ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, बात है कि ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब चेंज करो इसको, हमें क्या करना है? ये एल तो पहले से पता है ना, इसको आई बनाना है। इस तीनों मिला के आई बना देंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ऐसा अगर ला दे तो यहाँ क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ओके ब्रो। चलो एल बराबर एम का एम, भी का क्या होता है फॉर्मूला? आर का भी छोड़ दो, भी का फॉर्मूला क्या होता है? भी बराबर आर ओमेगा बोलो या ओमेगा आर बोलो, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अगर हम बोले ए बराबर तो बराबर क्या होता है? आर इंटू अल्फा होता है ना। इसको बोलते हैं कोणीय वेग, इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। चलो इसके अलावा क्या लेते हम लोग? आर इंटू ओमेगा। ठीक है, इंटू करो क्या मिलेगा? एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा। अब बताओ ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा आई इंटू
अरे बताया चलो और कुछ नहीं था, यही आया था ना। चलो इसको फिर करते हैं उल्टा जे से और इसको आई से, ठीक है। उल्टा जे को टाउ बोलते हैं। चलो बोलो टाउ बराबर क्या होता है? ए आर इंटू आर, एक होता है ना, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? आई इसमें इधर तो है, इधर आई आना चाहिए। आई का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। चलो एम यहाँ पे है, आर से दिख रहा है, एम कैसे आएगा? फोर से फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए, तोड़ दो उस पे। तो बराबर क्या होगा? एम इंटू ए, इसका होगा फॉर्मूला। इंटू क्या है? आर। वेक्टर लगाओ या मत लगाओ, काम चल। यहाँ पर क्या लगा है? ए एफ बराबर एम इंटू ए लगा। अब हमें चाहिए आर स्क्वायर, आर तो चेंज नहीं होगा, एम भी चेंज नहीं होगा, ए चेंज हो सकता है। ए का क्या होता है फॉर्मूला? एम इंटू आर, और ए को लिख सकते हैं हम लोग आर इंटू अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? ए आर इंटू अल्फा। चलो गुना करो, क्या मिलेगा? एम फिर सॉरी आर स्क्वायर इंटू अल्फा, क्या मिल गया रे? ए ये हो गया ना, आई और इंटू अल्फा, ये हो गया रिलेशन। चलो ये कंप्लीट।